हैदराबाद हाउस से आप सीधा प्रसारण देख रहे थे। पीएम मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद प्रेस स्टेटमेंट का सीधा प्रसारण आप देख रहे थे। अपने आप में ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज साफ तौर पर कहा कि साइप्रस के साथ जो लगातार साझा संबंध चलते आ रहे हैं उन्हें जो है अब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट किया जाता है। अपने आप में ही दोनों देश बेहद महत्वपूर्ण गति से, चाहे वो निवेश की बात हो, चाहे वो रक्षा सुरक्षा की बात हो, आगे बढ़ रहे हैं। दिखाते हैं प्रधानमंत्री के संबोधन की बड़ी बातें आपको। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत साइप्रस की मित्रता मजबूत और फ्यूचरिस्टिक है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा अपनी संबोधन में कि दोनों की जो मित्रता है, हम दोनों सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान करते हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि रूल ऑफ लॉ में साझा विश्वास हमारी साझेदारी का आधार है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि साइप्रस भारत और यूरोप के बीच अहम कड़ी है और इसी कड़ी को मजबूत करने की बात जो है दोनों देशों ने आज की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, साइप्रस से भारत में निवेश दोगुना हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि 5 साल में इस निवेश को दोगुना किया जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि भारत और साइप्रस के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो शुरू हो गई है, उसे एलिवेट किया गया है, साझा संबंधों को। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इस बात पर भी जोर दिया कि रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे संबंधों का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। एक महत्वपूर्ण स्तंभ रक्षा और सुरक्षा सहयोग को प्रधानमंत्री मोदी ने बताया दोनों देशों के बीच। साथ ही ये भी कहा, दोनों देशों में मिलिट्री एक्सचेंज और ट्रेनिंग सहयोग बढ़ाया जाएगा और इस सहयोग के बढ़ाने की और मजबूती की बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि साइबर सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म पर सहयोग में और मजबूती आएगी, दोनों देश इसे और भी मजबूत करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में इस बात पर भी जोर दिया कि यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर कनेक्टिविटी को सुनिश्चित किया जाएगा और ये कनेक्टिविटी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होगी। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में ये भी कहा, यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, संघर्ष की शीघ्र समाप्ति का हम समर्थन करते हैं। साथ ही उन्होंने शांति के साथ बातचीत की भी बात कही अपने संबोधन में। साथ ही ये भी उन्होंने कहा कि साइप्रस में रह रहे भारतीय हमारे संबंधों को और सशक्त बना रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन की बड़ी बातें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप और सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट पर सहमति बनी है। तमाम क्षेत्रों में सहमति बनी है, उसमें ये बेहद महत्वपूर्ण है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा, हम दोनों देशों के संबंधों को नई ऊर्जा और नई रफ्तार देने जा रहे हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है इस वक्त में। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा अपने संबोधन में कि इस वक्त जबकि भारत और यूरोप के संबंधों का स्वर्णिम युग है, उसमें भारत और साइप्रस की ये मजबूत साझेदारी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। दोनों देशों को संबंधों को नई ऊर्जा और नई रफ्तार जो है नए समझौतों से दी जा रही है। शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे रक्षा सुरक्षा का क्षेत्र हो, चाहे ग्लोबल परिदृश्य हो, उसको देकर तमाम बातचीत हुई दोनों देशों के बीच में और उसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और साइप्रस के संबंधों का प्रवेश अब नए युग में पहुंच चुका है। और अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। बाड़बंदी से घुसपैठ पर रोक लगेगी और सीमा पर कई तरह की अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाई जा सकेगी। सरकार के इस कदम का राज्य के लोग स्वागत कर रहे हैं। उनका कहना है कि अब वो चैन की नींद सो पा रहे हैं और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी आसान हो रही है। हम लोग पहले ये सरकार को हार्दिक शुभेच्छा, अभिनंदन, इसलिए जो हम लोग बॉर्डर में रह करके जो इतना दिन का परेशानी, इससे हम लोग को मुक्त मिल गया। हम लोग को बॉर्डर फेंसिंग के लिए हम लोग बहुत दिन से सोचे थे, लेकिन हो नहीं पा रहा था, किसी का वजह से नहीं हो पा रहा है। आज शुभेंदु अधिकारी जी बैठने का साथ साथ 10 दिन का अंदर वो बॉर्डर में जो लैंड ओपनिंग कर दिया, बीएसएफ को फ्री हैंड्स दे दिया।
हम लोग सब ग्रामवासी एकदम पूरा आनंद से भर गया। ये देश का सुरक्षा का बात था कि ये पूरा देश जिस तरीके से वेस्ट बंगाल पूरी बांग्लादेश के हाथ में था, आज का दिन में हम लोग को इतना महसूस तो हो रहा है जो आज में जो हम लोग का नया जो सरकार बना, नया जो मुख्यमंत्री बना और मोदी जी का और नया जो हम लोग का मुख्यमंत्री, इनका प्रयास से आज में हम लोग को यहाँ पर में ऐसा लग रहा है कि आज हम लोग सुरक्षित है। तो बंगाल बॉर्डर पर एक तरह से जो सुरक्षा कवच है वो बनाया जा रहा है। सीमा पर बाड़बंदी जो है वो तेज़ हो गई है। भारत बांग्लादेश सीमा पर और भी अब सुरक्षा होगी, ये सीमा और भी सुरक्षित होगी। बीएसएफ को ज़मीन सौंपने की प्रक्रिया लगातार जारी है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने बीएसएफ के साथ प्रक्रिया की शुरुआत की है। राज्य सरकार 27 किलोमीटर ज़मीन बीएसएफ को देगी। ज़मीन सौंपने की ये प्रक्रिया अब जारी हो गई है। 18 किलोमीटर ज़मीन पर बॉर्डर फेंसिंग होगी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने बीएसएफ के साथ इस प्रक्रिया की शुरुआत की है। राज्य सरकार 27 किलोमीटर ज़मीन बीएसएफ को देगी। तो बंगाल बॉर्डर को और ज़्यादा सुरक्षित बनाया जा रहा है। 18 किलोमीटर ज़मीन पर बॉर्डर फेंसिंग होगी। इसके साथ ही 9 किलोमीटर में बनेंगे बीएसएफ के आउटपोस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो सीमा की सुरक्षा है उसको लेकर काफ़ी अहम हो जाता है। ये जो मजबूती लगातार आ रही है, पिछली सरकार पर सहयोग ना करने का आरोप भी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने लगाया है और उन्होंने ये भी कहा है कि बॉर्डर सुरक्षा में रुकावट जो है पिछली सरकार ने लगातार उत्पन्न की, तो ये आरोप लगाया है। और अब जबकि फेंसिंग की जा रही है तो ये भी कहा जा रहा है कि फेंसिंग का पूरा खर्च केंद्र सरकार और बीएसएफ के जिम्मे है। बांग्लादेश से लगती है पश्चिम बंगाल की लंबी सीमा। सीमा की कुल लंबाई 2216.7 किलोमीटर है और ये सीमा अब ज़्यादा सुरक्षित होने जा रही है। 1647.696 किलोमीटर पर बाड़बंदी जो है वो पूरी हो चुकी है, तो लगातार काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। शेष 569.004 किलोमीटर में काम लगातार जारी है। बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल की ये लंबी सीमा लगती है और इसे सुरक्षित करने का काम लगातार किया जा रहा है फेंसिंग के जरिए। सीमा की कुल लंबाई जिस तरह से हम बता रहे हैं 2216.7 किलोमीटर है और काफ़ी कुछ 1600 किलोमीटर से ज़्यादा के क्षेत्र पर बाड़बंदी जो है वो पूरी हो चुकी है। हिंसा प्रभावित इलाकों में लगातार जो है फ्लैग मार्च किया जा रहा है और शेष 569 किलोमीटर जो है उससे ज़्यादा का थोड़ा सा कुछ ज़्यादा इलाका है उस पर सीमा का काम लगातार जारी है। तो बांग्लादेश से लगती है ये जो पश्चिम बंगाल की लंबी सीमा, इसे अब लगातार सुरक्षित किया जा रहा है। बीएसएफ के साथ बातचीत के बाद ये प्रक्रिया शुरू की गई है और साथ ही पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने पिछली सरकारों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने सीमा को सुरक्षित नहीं होने दिया, लेकिन अब ये काम जो है प्रायोरिटी पर पूरा किया जा रहा है। लगातार इस दिशा में आगे बढ़ा जा रहा है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती 20 जून तक जारी रखने का फैसला किया गया है। राज्य में करीब 500 कंपनियां केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनात रहेंगी। केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर सतर्क नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र से केंद्रीय बलों की मौजूदगी के लिए अनुरोध किया था। फिलहाल राज्य पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बल संयुक्त रूप से अभियान चला रहे हैं। संवेदनशील जिलों और हिंसा प्रभावित इलाकों में लगातार फ्लैग मार्च और निगरानी बढ़ा दी गई है। तो पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था को लेकर सतर्कता लगातार बढ़ती जा रही है। 20 जून तक केंद्रीय बलों की तैनाती जो है वो लगातार वहां पर हो रही है और इसके साथ ही ये जो फैसला है ये बड़ा फैसला सुरक्षा की दृष्टि से पश्चिम बंगाल में बताया जा रहा है। हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। सौरभ, सबसे पहले आपसे फेंसिंग के बारे में ही जानना चाहेंगे। बड़ी तेज़ी से ये काम हो रहा है और अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। रमा जी, देखिए, बाड़बंदी को लेकर पिछले लगातार जब भी ममता बनर्जी यहाँ पे शासन में थी तो उनको लगातार जब चिट्ठी दिया जाता था तो इस बारे में वो कुछ और ही तर्क जोड़ देती थी, लेकिन क्यों बाड़बंदी के लिए जमीन चाहिए उसके बारे में वो कुछ नहीं कहती थी। वो कहते थे जितना जमीन दिया है पहले उससे काम करो। लेकिन और वो भी जमीन बाड़बंदी की रिलेटेड नहीं थी, वो गिनवाती थी कि कौन सी प्रोजेक्ट में कितना जमीन दिया गया है, लेकिन मूल मुद्दा ये था कि आप बाड़बंदी की जमीन क्यों नहीं दे रहे हैं।
आज जब देखा जा रहा है कि जब नई सरकार आई है और नई सरकार आने से जब जमीन हस्तांतर हुआ उसके 24 घंटे के अंदर बीएसएफ ने अपना काम शुरू कर दिया। आप रही बात जो जमीन लोगों की चाहिए थी, जो वहां के जो लोग हैं, आप देख सकते हैं कि वहां के लोग कितने खुश हैं, उनको कोई परेशानी नहीं है। तो परेशानी ममता बनर्जी को क्यों थी, ये सबसे बड़ी सवाल है कि चाहे वो पशु बलि का नियम हो जो 1950 से यहाँ पर लागू 1950 साल से जो एक्ट बना है वो लागू नहीं होता है, और यहाँ पर जो बारबंदी की जो समस्याएं है वो भी लागू नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं जाके बार बार जो तुष्टीकरण की राजनीति बंगाल में पिछले 15 साल में देखने को मिला, उससे कहीं ना कहीं राहत मिल रहा है बंगाल को। तो ये बंगाल की जनता की जो रिएक्शंस आ रहे हैं, जो प्रतिक्रियाएं आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं झलकता है। सौरभ, ये भी जानना बेहद ज़रूरी है, ये जो 2200 किलोमीटर से ज़्यादा की लंबी सीमा है, ये अपने आप में कितनी इम्पोर्टेंट है और कितना ज़रूरी था ये बाड़बंदी? देखिए, बहुत जरूरी था, क्योंकि ये बांग्लादेश के साथ भारत की कुछ सीमा ऐसी है कि जहां पर आप दलदल है, पानी है, तो वहां पर आप बाढ़ का काम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जहां कर सकते हो, अगर वहां पर आप बाढ़ बंदी करो, तो ये जो घुसपैठिए का जो आरोप होता है कि बांग्लादेश से इधर घुसपैठिए के आना जाना लगा रहता है, और सिर्फ घुसपैठिया नहीं, वो जो सारे इलीगल काम होते हैं, यही सब बाड़बंदी के, जहां पर फेंसिंग नहीं है, एक तरफ से एक खुली मैदान है, खुटी पुता हुआ था जो 15 साल में, वो जगह क्यों खुली रखा गया था, ये सवाल उठाया गया। और जब केंद्रीय सरकार बोल रही है राज्य सरकार को आप जमीन दीजिए, जमीन देने से हम फेंसिंग का काम शुरू कर देंगे, मतलब बीएसएफ की इरादों के लिए सवाल उठाती थी ममता बनर्जी, अब भी उठाती है। लेकिन बीएसएफ तो जमीन मांगती है, तो बीएसएफ कहते हैं आप जमीन दो, मैं फेंसिंग कर देता हूँ। और आज जब जमीन मिला है, आप देख रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर काम शुरू हो जा रहा है। और जो स्थानीय है, ग्रामीण जो है, उनको अगर दिक्कत के बारे में पूछेंगे, उनको कोई दिक्कत थी या नहीं, कोई लोकल इशू था नहीं, वो भी दिख रहा है कि वो जमीन पे लोकल इश्यू कुछ नहीं है, वो खुशी खुशी अपना जमीन दे रहे हैं, खुशी खुशी। अगर जहां पे जमीन है वहां पे अगर बार दिया जा रहा है, तो वो कह रहे हैं कि हम भी शांति से रहेंगे। तो जब सब कुशल मंगल रह सकते हैं, तो ममता बनर्जी क्यों परेशान थी, ये सवाल तो उठेगा, और ये सवाल उठ रहा है। बिल्कुल, साफ तौर पर जो है वो दिखाई दे रहा है कि अवैध घुसपैठ को रोकने और अवैध जो गतिविधियां हैं उन पर भी लगाम लगाने के लिए बड़ी तेज़ी से जो राज्य सरकार है वो काम कर रही है। और मुख्यमंत्री ने जिस तरह के आरोप लगाए हैं पिछली सरकार पर, किस तरह से उनकी पुष्टि होती है और क्या उसकी वजह थी, क्यों नहीं वो होने दे रहे थे? जी देखिए, साफ तरीके से इसे तो तुष्टीकरण की राजनीति ही माना जाता है, क्योंकि बांग्लादेश से यहाँ पर कौन लोग आते थे, ये जो बॉर्डर लांग कर जो लोग आते थे, वो कहाँ आते थे, वो पहले बंगाल होता था। बंगाल एक कॉरिडोर था, असल में पूरे देश में वो फैल जाते थे। आप साउथ से लेकर नॉर्थ ईस्ट जहां भी देखेंगे, वेस्ट जहां भी देखेंगे, आपको देखने को मिलेगा कि ये जो सारे बांग्लादेशी है वो आया भी है, चाहे गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे दक्षिण भारत हो, वहां से आए। जब शायद चालू हुआ था, तब जाके जो हकीमपुर सीमाना है बंगाल में, तब जो वहां पर जो लोग थे वो क्या कह रहे थे, वो कहाँ थे, वो केरल में थे, वो तमिलनाडु में थे, वो तेलंगाना में थे, वो हैदराबाद में थे, वो महाराष्ट्र में थे। और वहां से जब ऐसा चालू हो गया, तो वो धीरे धीरे वहां से जो लोग वो चले गए हैं। और अभी ये भी देखना होगा, क्योंकि अभी तो लोकल जो पुलिस है, जो पुलिस प्रशासन है, वो भी भाजपा का है, और उनको इन्वॉल्व किया गया है। उनको कहा गया है कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपके थाने इलाके में कोई घुसपैठिया है या नहीं, कोई अवैध काम कर रहा है और वो यहाँ के नागरिक ही नहीं है, ऐसे कोई व्यक्ति है या नहीं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना आपकी जिम्मेदारी है। ये बात ही तो पुलिस प्रशासन को पिछली सरकार नहीं कही कि पहली तो जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन का होता है, पुलिस नेटवर्क का होता है कि गांव में, आसपास के इलाके में कोई अनजान व्यक्ति आ रहा है या नहीं, वो किस तरीके का काम कर रहा है, ये कैसे वो आया, और फिर उनको कहा जा रहा है कि आप बीएसएफ को दो और बीएसएफ डिपोर्ट करेगा। तो ये जो मैकेनिज्म था, ये मैकेनिज्म ही था नहीं। ये मैकेनिज्म क्यों नहीं बिल्ड किया गया, जो आपका सवाल था, इसको लेकर ये कहा जाता है असल में उनको वोट बैंक बनाया जाता था। और जब हम ऐसे आज चला था हकीमपुर सीमांत में हम गए थे, वहां के जो लोकल पंचायत था वो भी साफ तरीके से कह रहे हैं कि इनको आधार का सुविधा मिला है, इनको
जो प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट के, जो बंगाल गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट थे, लक्ष्मी भंडार हो चाहे जो भी सामाजिक प्रकल्प हो, उनका सुविधा मिला है और वो पंचायत के लोग ही वो कार्ड बनवा के उनको दिए हैं। ये तो ऑन कैमरा उन्होंने कहा था। तो अगर वो लोग बनवा के दिए हैं तो अब सवाल उठ रहा है कि आप क्यों बनवा के दिए हैं। जाहिर सी बात है, वोट का राजनीति था, वोट बैंक का राजनीति था। अब वो वोट बैंक अगर नहीं रहता है तो क्या असर होता है तृणमूल का, वो तो पिछले बिल्कुल तुष्टिकरण और वोट बैंक की जो राजनीति थी वो प्रभावी हो रही थी। इसके साथ ही जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जो स्थानीय निवासी हैं वो इसका स्वागत कर रहे हैं, किस तरह की दिक्कतें उन्हें भी आती थी? राष्ट्रीय सुरक्षा का तो ये एक बड़ा खतरा था ही, लेकिन उसके साथ ही जो और लोग थे जो स्वागत कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि अब हम चैन की नींद सो पा रहे हैं, उनको किस तरह की दिक्कत थी? देखिए, लोकल रेसिडेंट्स का जो कहना है कि वो वहां पर रहते थे, ये जो अनजान लोग जाते थे आते थे, उसके चलते क्या होता था, इसके चलते जो सीमाओं पर जो सुरक्षा बल है वो गांव पे जाते थे। गांव पर जाकर इन लोगों की तलाशी लेते थे। तो अगर आप तलाशी लोगे तो कुछ जो वहां के जो नागरिक हैं उनको भी दिक्कत होगा, उनको भी परेशानी होगी, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन बिल्कुल। तो फिलहाल लोग वहां पर चैन की सांस ले रहे हैं और जो सीमा है वो और सुरक्षित हो रही है और उसमें मजबूती आ रही है। बहुत शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए। और मिड डे प्राइम में अब लेते हैं एक ब्रेक। आप बने रहिए टीजी न्यूज के साथ। यार कल सेंसस वाले आए थे, सारा प्रोसेस तो मोबाइल एप्लीकेशन से हो गया, ऑनलाइन डिजिटल था, लेकिन थोड़ा टाइम लग गया यार। अच्छा, टाइम लग गया? हाँ यार। लगता है मेरी बारी। हाँ हाँ, जा जा देख ले देख ले। वापस आ गया? हाँ, हो गया। इतनी जल्दी? तेरे को बताया था ना, सेल्फ इन्यूमरेशन लिया था। हेलो, अपने स्टेट का सेंसस सेल्फ एनुमरेशन पोर्टल एक्टिव हो गया है। जल्दी से फॉर्म भर ले, जल्दी से भर ले फॉर्म। भूल गया यार। बस तेरी वही पुरानी आदत। आईडी दिखाई, कंफर्म किया और मिनटों में काम हो गया। ये तो मिस कर गया, आप मिस मत कर देना। घर बैठे सेल्फ एन्यूमरेट करें, जनगणना में जुड़े। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट आज आईपैक मामले में पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई करेगा। ईडी की मांग है कि ममता बनर्जी तत्कालीन पुलिस महानिदेशक और कोलकाता पुलिस कमिश्नर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए उसमें निर्देश दिए जाएं। ये मामला 8 जनवरी को ईडी की ओर से आईपैक के दफ्तर और सह संस्थापक प्रतीक जैन के ठिकाने पर तलाशी अभियानों से जुड़ा है। ये तलाशी अभियान कोयला तस्करी घोटाले से जुड़े करोड़ों रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में किए गए थे। एजेंसी ने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री बनर्जी पुलिसकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आईपैक के दफ्तर और प्रतीक जैन के घर में तब घुस गईं जब वहां तलाशी चल रही थी और उन्होंने जांच में बाधा डाली। ईडी ने आरोप लगाया कि तलाशी के दौरान उसके अधिकारियों को रोका गया और डराया धमकाया गया। तो सुप्रीम कोर्ट में ईडी की अहम याचिका है और ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर की इसमें मांग की गई है। तत्कालीन डीजीपी कोलकाता पुलिस कमिश्नर भी इसमें घेरे में हैं। ममता बनर्जी पर जांच में दखल देने का आरोप है। ये काफ़ी गंभीर आरोप है। आईपैक दफ्तर पर ईडी की छापेमारी का मामला 8 जनवरी को ईडी ने आईपैक के दफ्तर पर छापा मारा था। प्रतीक जैन के ठिकानों पर भी तलाशी अभियान चलाया गया था। कोयला तस्करी केस से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला था। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छापेमारी हुई थी और ईडी अधिकारियों को धमकाने का भी इसमें पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप लगा है। तलाशी के दौरान जांच में रुकावट का भी आरोप लगाया गया है और ईडी ने एफआईआर दर्ज करने की मांग इसमें दोहराई है। तो आईपैक पर ये बेहद महत्वपूर्ण सुनवाई है। और अब आगे बढ़ेंगे। बकरीद से पहले कोलकाता हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पश्चिम बंगाल सरकार के उस नोटिफिकेशन को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दी हैं जिसमें बकरीद के दौरान पशु बलि पर सख्त नियम लागू किए गए हैं। अदालत ने अपने आदेश में कई बातों को स्पष्ट किया है, तो वहीं अन्य पशुओं की कुर्बानी के संबंध में राज्य को छूट पर विचार करने को भी कहा है।
तो कुर्बानी पर हाई कोर्ट के दिशा निर्देश हैं। कोलकाता हाई कोर्ट में कुर्बानी से जुड़ी याचिकाएं खारिज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल सरकार के आदेश में दखल देने से जिसमें इनकार किया गया है। राज्य सरकार का नोटिफिकेशन जो है इसमें बरकरार है। इसके साथ ही कोर्ट ने बंगाल सरकार की गाइडलाइन को इसमें सही ठहराया है और कुर्बानी पर जो सख्त नियम है वो लागू किए गए हैं। राज्य सरकार का नोटिफिकेशन इसमें बरकरार रखा गया है। कोर्ट ने बंगाल सरकार की गाइडलाइंस को सही ठहराया है। कहा है सरकार प्रतिबंध लगा सकती है या नियंत्रण कर सकती है। साथ ही गोवंश की बलि धार्मिक परंपरा का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, ये भी कहा गया है। अन्य पशुओं पर छूट पर विचार संभव है। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर बलि पूरी तरह से प्रतिबंधित है और सिर्फ तय और सुरक्षित जगहों पर ही बलि की बात इसमें कही गई है। साथ ही पशुवध से पहले मेडिकल जांच जरूरी है, ये भी कहा गया है और बिना फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं होगा पशुवध। इस तरह के निर्देश भी इसमें हैं और नियम तोड़ने पर कार्रवाई की बात भी इसमें की गई है और ये भी कहा गया है इन दिशा निर्देशों में कि सार्वजनिक स्थानों पर बलि पूरी तरह से प्रतिबंधित है। सिर्फ तय और सुरक्षित जगहों पर ही इन दिशा निर्देशों में बलि की बात कही गई है। पशुवध से पहले मेडिकल जांच को भी इसमें ज़रूरी बताया गया है। ये हाईकोर्ट के दिशा निर्देश हैं। और अब बात करेंगे मई में गर्मी के सितम की। चढ़ते पारे ने पूरे देश में जनजीवन को प्रभावित किया है। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में एक बड़े हिस्से में भीषण गर्मी और जानलेवा लू का सितम लगातार जारी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बिगड़ते हालातों को देखते हुए दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कई इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले सप्ताह यानी 27 मई तक इस भीषण तपिश से राहत मिलने के कोई आसार नहीं है। इस बार की गर्मी केवल दिन में नहीं बल्कि रात में भी लोगों को झुलसा रही है। तो भीषण गर्मी की चेतावनी है मौसम विभाग की तरफ से। बिजली की मांग ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है और जो पारा है वो रिकॉर्ड तोड़ रहा है। देश के अधिकांश राज्यों में जो है गर्मी की चेतावनी जारी कर दी गई है और पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार जो है इस वक्त पहुंच रहा है। उत्तर प्रदेश में तापमान रिकॉर्ड तोड़ रहा है। यूपी के बांदा जिले की अगर बात करें तो तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस जो है पहुंच चुका है। यूपी के प्रयागराज में तापमान 46.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वाराणसी की बात करें तो तापमान 45.6 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली रिज वेधशाला में तापमान 45.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है और दिल्ली के आर्यानगर में तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। ओडिशा की बात करें तो ओडिशा के झारसुगुड़ा में तापमान 45.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है। पंजाब के फरीदकोट में ये 45.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। हरियाणा के सिरसा में तापमान 45.8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। रोहतक में तापमान 45.5 डिग्री सेल्सियस है। राजस्थान के गंगानगर में तापमान 46.5 डिग्री सेल्सियस और हिमाचल प्रदेश के ऊना में ये तापमान 44.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। तो गर्मी जो है रिकॉर्ड तोड़ जो है इस वक्त कहर के साथ दिखाई दे रही है पूरे देश में और तमाम राज्यों में जो तापमान है वो रिकॉर्ड तोड़ रहा है और गर्मी के इस कहर से बचना बहुत ही ज़रूरी है। क्या क्या सावधानियां इसमें रखनी चाहिए, किस तरह के लक्षण होंगे, हमारे साथ डॉक्टर नीरज निश्चल इस वक्त जुड़े हुए हैं। डॉक्टर नीरज, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, जिस तरह से पारा जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, किस तरह की चिंताएं हैं इसमें और किस तरह की सावधानी जो है वो बरतनी चाहिए, क्या सलाह आप देना चाहेंगे दर्शकों को? ये नॉर्दर्न इंडिया में जो ये मौसम अप्रैल में जून जुलाई का होता है ये काफ़ी गर्म होता है, हर साल काफ़ी गर्म होता है और जैसा आप बता रहे हैं हर साल एक नया रिकॉर्ड गर्मी का बन रहा है। तो मैं कहूँगा कि ये सावधानी हमें शुरू से ही बरतने की ज़रूरत है और ये अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है कि गर्मी जो है हमारे लिए जानलेवा साबित हो सकता है। स्पेशली जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, छोटे बच्चे हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो उनमें कोमॉर्बिडिटीज़ है, अगर वो ध्यान नहीं रखेंगे तो गर्मी से वो परेशान हो सकते हैं। तो जब हम हीट रिलेटेड इलनेस की बात करते हैं तो एक स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज की हम बात कर रहे होते हैं। जो माइनर प्रॉब्लम जैसे प्रिकली हीट के बारे में सभी को पता, हीट रैशेज हो जाते हैं,
अगर आपने ध्यान नहीं दिया, आप गर्मी में काम करते रहे, स्वेटिंग पे आपने ध्यान नहीं दिया, तो आपको इनिशियली हीट क्रैम्प्स आएंगे, यानी मसल्स में पेन होने शुरू हो जाएंगे, आप अनईजी फील करेंगे, आप कमजोर फील करेंगे। फिर भी ध्यान नहीं दिया तो ये हीट एग्जॉस्शन की तरफ जाएगा। जब आप एक तरह से स्वेटिंग कुछ एक्सेसिव हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट बॉडी में गड़बड़ हो जाता है, आप डिहाइड्रेट हो चुके होते हैं, उसके बाद आपको डिजीनेस फील होगा, आप वीक तो फील कर ही रहे हैं, फिर भी आपने ध्यान नहीं दिया, तो जो एक्सट्रीम फॉर्म होता है जिसको हम हीट स्ट्रोक की बात करते हैं, वो फिर सेट इन होता है। हीट स्ट्रोक का मतलब कि गर्मी के चलते जो डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ है, उसके चलते जो है आपके ब्रेन पे असर होना शुरू हो जाता है। वैसे सिचुएशन में पेशेंट जो है वो कंफ्यूज होगा, उसका सेंसोरियम गड़बड़ हो सकता है, उसको फिट्स आ सकते हैं। फिर भी हमने ध्यान नहीं दिया, जो बॉडी टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है उससे ऑर्गन, बाकी ऑर्गन्स है वो अफेक्ट होने शुरू होते हैं। जो प्राइमरी हमारे किडनी जो है वो शट डाउन हो जाए, जो रीनल फेलियर में पेशेंट जा सकता है, हार्ट पे असर आना शुरू हो जाता है, फिर धीरे धीरे फेफड़े पे असर आएगा, और ये अल्टीमेटली जो है पेशेंट की जान जा सकती है। तो मैं कहूँगा कि शरीर वार्निंग देती है, जो भी गर्मी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उस पर अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो ये जो मामूली परेशानी जो हम इनिशियली रोक सकते थे वो जानलेवा साबित हो सकती है। बिल्कुल, आपके कहने का मतलब ये है कि धीरे-धीरे ये जो लक्षण है दिखाई देने लग जाते हैं और शुरुआत में ही अगर इन्हें पकड़ लिया जाए तो जो गंभीर समस्या है उससे बचा जा सकता है। डिहाइड्रेशन इस समय जो है बहुत बड़ी समस्या के रूप में सामने आता है। किस तरह से खान-पान पर भी दैनिक जीवन में सब लोग ध्यान रखें जिससे कि जो अपने आप को हाइड्रेट किया जा सके? क्या-क्या जो है खान-पान के दिशा निर्देश भी आप देंगे? क्या-क्या हमें खाने में शामिल करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल खान पान पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और सबसे एक अहम बात हमें समझने की आवश्यकता है कि जो डिहाइड्रेशन होता है सिर्फ पानी ही नहीं, हमारे शरीर से जो है इलेक्ट्रोलाइट्स भी जा रहे हैं, खासकर सोडियम भी का भी लॉस होता है। तो जो लोग जिनको गर्मी में काम करना पड़ता है, जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं, जैसे हमारे पुलिसकर्मी भाई हैं जो इस गर्मी में भी उन्हें काम करना पड़ता है धूप में, जो हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, जो लेबरर्स हैं, जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं, जिनको गर्मी में काम करना पड़ता है, तो उन लोगों को खासकर सावधानी रखने की ज़रूरत है कि हमेशा एक ब्रेक लेते रहें, बीच बीच में वो ठंडे माहौल में जाते रहें। पानी तो पीना ही है, साथ में इंश्योर करना है कि जो सॉल्ट लॉस हुआ है वो भी भरपाई हो। तो वो आप सिंपली शिकंजी की तरह आप पी सकते हैं, आप ओआरएस पी सकते हैं। दो तीन बातों का खासकर ध्यान रखना है कि कई लोगों को लगता है कि कोल्ड ड्रिंक पीने से हमारा जो है वो जो डिहाइड्रेशन है वो ठीक होता है, थर्स्ट ठीक होता है, बट ये जितने शुगरी ड्रिंक, फिजी ड्रिंक्स हैं, ये जो है हमको और डिहाइड्रेट करता है। ठंडी चीज़ें पीने पे हमें लगता है कुछ देर के लिए कि हाँ हमें अच्छी फीलिंग आ रही है, हमारी प्यास गायब हो गई, बट एक्चुअल में ये आपको डिहाइड्रेट कर रहा है। फिर कुछ देर बाद आप ज़्यादा थर्स्टी होंगे और आपके जो इलेक्ट्रोलाइट और पानी की मात्रा शरीर में वो एक्चुअली कम हो गई होती है। तो जो नॉर्मल चीज़ें हैं, शिकंजी हो गया, जो आप छाछ, लस्सी ये सब बनाकर जो पीते हैं, ये नेचुरल वे है अपने आप को हाइड्रेटेड रखने का। कोकोनट वाटर हो गया, ये सारे नेचुरल वे है अपने आप को हाइड्रेट रखने का। तो एक मैं कहूँगा कि आप जिस हिसाब से आप काम कर रहे हैं, जिस हिसाब से आपको गर्मी में रहना पड़ रहा है, उसके हिसाब से आपको पानी का ब्रेक और इलेक्ट्रोलाइट इंश्योर करना है कि आपकी बॉडी में बैलेंस रहे। जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जैसे अगर किडनी के मरीज हैं, हार्ट के पेशेंट्स हैं, उनको अपने डॉक्टरी देख रेख में, क्योंकि इनमें एक फाइन बैलेंस रखना पड़ता है पानी और सॉल्ट का, तो इनमें एक्सेसिव पानी और सॉल्ट प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो मैंने जो कुछ भी बताया वो हेल्दी एडल्ट के लिए है, बट जिनमें कोमॉर्बिडिटीज है उनको कितने पानी की ज़रूरत है, कितने इलेक्ट्रोलाइट की ज़रूरत है, खान पान में किस तरह के फल खाने हैं, उन सब का जो है डॉक्टरी देख रेख में ही हमेशा फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर नीरज, वैसे तो सभी को ही गर्मी के इस कहर से बचने की ज़रूरत है और तमाम दिशा निर्देश इसमें जारी भी किए जाते हैं, लेकिन जिस तरह से बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, बीमार लोगों की आप बात कर रहे हैं, उन्हें किस तरह की विशेष सावधानी की ज़रूरत है? और क्या जिस तरह से ये भी मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो लक्षण आते हैं और कई बार हमारे पास जो है ज़रूरी दवाएं नहीं होती हैं, तो क्या कुछ ऐसी दवाएं भी हैं जो कि कामकाजी लोग हैं अगर बाहर जा रहे हैं तो उन्हें अपने पास रखी रहनी चाहिए? देखिए, गर्मी से बचने का जो सबसे आसान तरीका है वो पानी और नमक है। तो मैं कहूँगा कि अगर कोई दो दवाई की ज़रूरत है तो आप इंश्योर करें कि आप पानी पी रहे हैं, आप नमक की मात्रा आपके शरीर में ठीक है। आप बाहर जा रहे हैं तो आप सनस्क्रीन यूज़ करें, आप टोपी यूज़ करें, आप छाता यूज़ करें, ताकि जो डायरेक्ट सन से आपको परेशानी होनी है वो ना हो। तो इसमें कोई अलग से दवाई की ज़रूरत नहीं है। और किसी को भी आप ज़्यादा पसीना में देख रहे हैं, जो लगता है कि आप वो परेशानी में है, उसके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, कुछ कंफ्यूज लग रहा है, लिथार्जिक लग रहा है, तो ऐसे लोगों को तुरंत
गर्म माहौल से एक ठंडे माहौल में ले जाने की जरूरत है। तो अगर आप मेरे से पूछे क्या हीट रिलेटेड इलनेस से बचने के लिए कोई दवाई है, तो मैं कहें दवाई नहीं, इसमें प्रिवेंशन है। और प्रिवेंशन है कि आप गर्मी से किस वे में बच सकते हैं, अपने आप को कैसे हाइड्रेट रख सकते हैं, अपने बॉडी का जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है वो कैसे मेंटेन रख सकते हैं, वो देखना है। जो बच्चे और बुजुर्ग हैं उनमें जो हीट कोपिंग मैकेनिज्म है वो कई बार उतना डेवलप नहीं होता है या फिर नीचे जा चुका होता है। ऐसे लोगों पे खासकर ध्यान रखने की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि बच्चे में स्वेटिंग हो या बच्चे अपनी परेशानी को आपसे बता पाए। वैसे ही जो एल्डरली घर में है वो लिथार्जिक हो जाएंगे, लेकिन वो उनको पसीना कोई जरूरी ना हो कि हो ही। तो ऐसे लोगों पे आपको खासकर ध्यान रखना है कि बच्चों को धूप में बाहर खेलने ना जाने दें। जब मौसम रिलेटिवली ठंडा हो उस समय ही बाहर जाने दें। उनको इंश्योर करें कि वो समय समय पर पानी पीते रहें। सिमिलरली एल्डरलीज कई बार वो ठंडे कमरे में रहना पसंद नहीं करते। उन्हें आपको बार बार चेक करना पड़ेगा कि कहीं हीट से उनको परेशानी तो नहीं शुरू हो गई, क्योंकि ऐसे मरीज को जरूरी नहीं कि आपको बताए कि उनको कोई दिक्कत हो रही है। तो ये सारी सावधानी आपको खुद से ही रखनी पड़ेगी। एंड अवेयरनेस फैलाना इसलिए ज़रूरी है कि ये हीट रिलेटेड इलनेस है, प्रिवेंटेबल चीज़ है, और अगर हम सावधानी रखें तो अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर निश्चल, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से आपने बताया है कि जो है ज़्यादातर घर में रहें, अगर ज़रूरत नहीं है तो अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें, लेकिन जो कामकाजी लोग हैं और कई बार जिस तरह से आपने बताया कि बार बार ठंडे में जाते रहें, कई बार इस तरह की स्थिति होती है कि बार बार ठंडे में जाने की जो है सुविधा नहीं होती है, या फिर जो है कंटिन्यूअस एक विशेष परिस्थिति में आदमी को रहना पड़ता है। तो उन परिस्थितियों में क्या कुछ किया जा सकता है, कैसे बचा जा सकता है, उसमें क्या कुछ सावधानी होनी चाहिए? देखिए, उसमें आपको अगर ऐसा कुछ काम करने के टीम वर्क की ज़रूरत पड़ेगी कि एक ही आदमी लगातार एक प्रोलॉन्ग टाइम काम ना करे। वैसे मैं सबसे कॉमन एग्जांपल ट्रैफिक पुलिस के लोगों की बात करता हूँ कि उन्हें धूप में खड़े होने की मजबूरी है। लेकिन ऐसा ना हो कि एक ही आदमी 6 घंटे पीक गर्मी में खड़ा है। तो मैं कहूँगा कि रोस्टर इस तरह से बनाए कि आप जो है एक अपने आप में डिवीजन कर पाए कि उस गर्मी में किस वे में काम करना है। और जहाँ तक वल्नरेबल पॉपुलेशन, अगर कोई कोमॉर्बिडिटी वाला आदमी है वो उनको तो डेफिनेटली ऐसे गर्म माहौल में अपने आप को कोशिश करनी चाहिए कि वहाँ पे ना ले जाएं। और जहाँ तक अपने आप को सुरक्षित रखने की बात है तो ऑफ कोर्स शेड्स तो आपको वर्क प्लेस पे बनाना ही पड़ेगा कि जहाँ पे जाके लोग ब्रेक ले पाए। अगर ऐसी फैसिलिटी नहीं है तो मैं कहूँगा कि ऐसा कोई तरीका नहीं है कि कोई एक इंसान इतनी देर तक वहाँ पे काम कर पाए बिना किसी परेशानी के। एक तरीका हम ये कहते हैं कि किसी को भी अपने इस तरह के काम में जाने से पहले अपने आप को एक्लिमेटाइज करने की ज़रूरत है। तो मैं कहूँगा सीधा 12 बजे की धूप में जाने के बजाय अगर कोई 9 बजे से 11 बजे जाता है वो ज़्यादा अपने आप को उस माहौल में एक्लिमेटाइज कर सकता है। तो ये एक ब्लैक एंड वाइट सॉल्यूशन तो मैं नहीं दे सकता, बट आपको अपने काम में ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि एक आदमी के ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना आए, किसी भी तरह उनको एक ब्रेक देने की हम सिचुएशन में रहें। और अगर ब्रेक नहीं दे पाते तो ये इंश्योर करें कि उनके पास पीने के लिए पानी, अपने आप को रिहाइड्रेट करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स, इन सब की फैसिलिटी हो। एक छोटा सवाल आपसे और पूछना चाहूँगी चलते चलते कि शुरुआती कौन से ऐसे लक्षण हैं जिन्हें नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता, और अगर ये एक्सट्रीम पर जाता है तो किस स्थिति में ये जा सकता है, जिससे कि ये हमारे दर्शकों तक संदेश जाए कि सावधानी शुरुआत से ही बरतनी बेहद ज़रूरी है? बिल्कुल, धूप में जो सबसे पहले अगर आपको परेशानी शुरू होती है तो आपको एक थकावट लगेगी, एक्सेसिव पसीना आना शुरू हो जाता है, जो आपके मसल्स हैं उसमें पेन होना शुरू हो जाता है, आप एक डिजीनेस जैसा फील करेंगे, आपको चक्कर आने लग सकते हैं। ये सब वार्निंग साइन है कि आप डिहाइड्रेट हो रहे हैं, हीट से आपको परेशानी हो रही है। तो इन सब सिचुएशन में आने से पहले ही अगर अपने आप को ठंडे जगह पे ले जाए, अपने आप को हाइड्रेट करें, तो आप आगे जो सीरियस फॉर्म है जिसको मैंने हीट स्ट्रोक पहले भी बात की कि वो एंड ऑर्गन डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। जो भी ऑर्गन्स है हमारे शरीर के, वो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, वो डैमेज होना शुरू होते हैं। तो अगर दिमाग पे असर जाना शुरू हो जाता है, अगर आप उस ऐसे इंसान को ठंडे जगह पे नहीं ले गए, उसको हाइड्रेट नहीं किया, तो फिर दिमाग पे असर होना शुरू होता है, पेशेंट कंफ्यूजन में होता है, उसका सेंसोरियम गड़बड़ हो सकता है, वो बेहोश हो सकता है, उसको दौरे आ सकते हैं। ऐसे सिचुएशन को हम हीट स्ट्रोक कहते हैं। तो ये स्पेक्ट्रम जो है वो सिंपल थकावट, पसीने से लेकर धीरे धीरे बॉडी टेम्परेचर बढ़ते जाता है, एंड में स्वेटिंग के लिए कोई पानी शरीर में नहीं होता है कि स्वेटिंग भी हो पाए, ओवरवेल्म हो चुका होता है बॉडी, और उसके बाद वो हीट स्ट्रोक की तरफ जाता है। तो कोई भी ऐसी सिचुएशन हो, इमीडिएटली ठंडे माहौल में मरीज को शिफ्ट कर देना चाहिए। कभी भी आप धूप में जाए तो इंश्योर करें कि आप कॉटन के कपड़े पहने हो, लाइट कलर्ड कपड़े हो। तो इस तरह से अपने आप को आप काफ़ी हद तक सुरक्षित रख सकते हैं।
बिल्कुल गर्मी है, लेकिन सावधानी अगर शुरुआत से ही बरतें तो इसके कहर से बचा जा सकता है। डॉक्टर निचल, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। नहीं। इसके साथ ही मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्वामी विवेकानंद